तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं हिंदी विषय की पूरी ग्रामर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो आप ये समझिएगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रस, छंद, अलंकार, जीवन परिचय, सारी की सारी व्याकरण यहाँ से आपकी तैयार हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, मगर इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा, तभी जाके आपको सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ पाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरी की पूरी ग्रामर में यहाँ से आपको हल करके बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन सी ग्रामर पूछी जाएगी और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरी की पूरी ग्रामर का सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण ग्रामर का सॉल्यूशन। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से हम रस के ऊपर देखेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, रस किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद कर लो, और ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा ये। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो, एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या लिखा है यहाँ पर, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सकें और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही साथ में इनका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो श्रृंगार रस की परिभाषा को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये आपको श्रृंगार रस का उदाहरण यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर छूटा गया वैसे, मगर आप लोग यहाँ पर लिख लेना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो कहे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर ये उदाहरण लिख सकते हो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, वीर रस की परिभाषा। वीर रस की परिभाषा बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को और इसके उत्तर को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सकें। और उसके बाद में देखो, ये इसका उदाहरण दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसके उदाहरण को भी नोट कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा उदाहरण है इसका। अब इसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, छंद किसे कहते हैं। अब हम छंद वाले टॉपिक को समझने वाले हैं कि छंद में से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो ये, छंद किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर लो अच्छे से। और उसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, रोला छंद की परिभाषा। तो देखिएगा, रोला छंद की परिभाषा को आप लोग याद कर लो, क्या लिखा है, ये एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं की यति पर मात्राएं होती है। और इस प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ से रोला छंद को अच्छे से याद कर लेना है। तो चलो मैं आपको इसका उदाहरण भी बता देता हूँ कि रोला छंद का उदाहरण आखिर क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रोला छंद के उदाहरणों को नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर आपको रोला छंद का उदाहरण दिया गया है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रभा पूर तार्यमंडल है, बंदीजन खग्रवंद शेषवन सिंहासन है। तो यहाँ से आप सब लोग रोला छंद की परिभाषा को उदाहरण सहित नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग मुक्तक छंद की परिभाषा को भी नोट कर लें। ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछी जाएगी परिभाषा। देखिएगा, मुक्तक छंद की परिभाषा को आप लोग यहाँ से याद कर लें, क्या लिखा है, मुक्तक छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिस छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। और देखिएगा, ऐसे आपको उदाहरण नोट कर लेना है, वे आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लटुकिया टेक। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लें, और आगे यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद कर लें। अब इसके बाद में देखो, हम अलंकार को समझते हैं। अलंकार भी बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन अलंकारों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। तो देखो, यहाँ से आप लोग इस उदाहरण को नोट कर लो, क्या लिखा है, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लो, क्या लिखा है, कौन द्वार पर राधे में हरि, हरि का क्या काम यहाँ पर। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को नोट कर ले पूरा का पूरा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सके।
अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग दृष्टांत अलंकार की परिभाषा को उदाहरण से नोट कर लें, ये भी बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है, ये परिभाषा दी गई है, दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण, जब किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग से कोई दूसरी बात कही जाए जिससे पूर्व कथन की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और उसके लिए आपको ये वाला उदाहरण लिख देना है। तो यहाँ से आप सब लोग इस उदाहरण को भी नोट कर ले पूरा का पूरा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा को लिख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। तो देखिएगा ऐसे आपसे ये परिभाषा पूछी जाएगी, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि जल बिच मीन पियासी मई सुन सुन आवत हंसी। और उसके बाद में देखिएगा, आप समझते हैं हम जीवन परिचय कौन कौन से पूछे जाएंगे कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर में। तो अब यहाँ से आप लोग जीवन परिचय देख लें। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। तो देखो कवि परिचय में एक तो कबीरदास का, तो कबीरदास का हम यहाँ से देख लेते हैं कवि परिचय। तो देखो सबसे पहले रचनाएं देख लो, कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी है, बीजक, साकी और शबद। उसके बाद में देखो भाव पक्ष इस प्रकार से आपको लिख देना है, पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको भाव पक्ष बताया गया है। और उसके बाद में देखो एक कला पक्ष आपको दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से कला पक्ष को लिख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। अब कला पक्ष के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये साहित्य में स्थान दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से हिंदी साहित्य में स्थान को भी नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो अगला जीवन परिचय देखते हैं। तो देखो मीराबाई का जीवन परिचय बिल्कुल आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लो अच्छी प्रकार से। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, मीराबाई की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग मीराबाई की काव्यगत विशेषताओं को देख लीजिएगा। क्या लिखा है, दो रचनाएं, मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो। और उसके बाद में देखो भाव पक्ष यहाँ से देख लो आप सब लोग, मीराबाई का भाव पक्ष ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से भाव पक्ष को भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको कला पक्ष दिया गया है, तो कला पक्ष को भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो ये साहित्य में स्थान लिखा है, तो हिंदी साहित्य में स्थान भी आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो लेखक परिचय को देखते हैं। तो लेखक परिचय कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो पहला तो ये, मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषता आपको कैसे बतानी है, इसी प्रकार से आपसे ये जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो देखो दो रचनाएं, गबन गोदान और रंगभूमि, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में देखो भाषा ये लिखी है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पर बहुत ही अच्छी पकड़ है, हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है। आपकी रचनाओं की भाषा इतनी भावपूर्ण और सरल है जो कि आपके पाठकों को सहजे आकर्षित करती है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में देखिएगा शैली ये लिखी है, कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की लेखन शैली इतनी सटीक और स्पष्ट है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लें अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो साहित्य में स्थान ये दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा कृष्णा सोपती का साहित्यिक परिचय यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिएगा पहला लिखा यहाँ पर दो रचनाएं, जिंदगी नामा, समय शरणम, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो भाषा ये लिखी गई है, आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो शैली ये दी गई है और साहित्य में स्थान ये लिखा है। अब इसके बाद में देखो एक शेखर जोशी का जीवन परिचय और देख लें। जोशी आपको ऐसे लिखना है, यहाँ से इस प्रकार से देख लें, शेखर जोशी का जीवन परिचय। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनकी रचनाओं को देख लीजिएगा, वैसे आपकी पुस्तक में से देख लेना आप लोग। वैसे भाषा ये लिखी इनकी और शैली ये लिखी गई है, ठीक है ना। रचनाएं आप लोग पुस्तक में से देख लेना आपकी, शेखर जोशी का जो भी पार्ट है। और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन, शब्द गुण किसे कहते हैं, ये बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें और याद कर लें। उसके बाद में देखो प्रसाद गुण की परिभाषा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लो, ये भी आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन माधुर्य गुण, तो देखो माधुर्य गुण की परिभाषा को यहाँ से आप लोग याद कर लो और उदाहरण यहाँ से आप सब लोग लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। देखो यहाँ से आप सब लोग ओज गुण की परिभाषा को उदाहरण सहित नोट कर ले पूरा का पूरा। अब उसके बाद में देखो शब्द शक्ति को देखते हैं। तो देखो शब्द शक्ति में आपको इन शब्द शक्तियों को अच्छे से याद करना है, आमिदा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन शब्द शक्तियों को अच्छे से नोट कर ले पूरा। और उसके बाद में देखो ये यहाँ पर आपको शब्द शक्तियाँ दी गई है, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा याद भी कर लीजिएगा। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है, यहाँ से देख लें। और देखो इसके अलावा अंतर आपके पेपर में ये वाले पूछे जाएंगे, संधि और समास में अंतर, यहाँ से आप लोग याद कर लो, ये पूरा का पूरा अंतर आपको दिया गया है।
उसके बाद में देखो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। पहला अंतर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और उसके बाद में देखो चौथा अंतर ये दिया गया है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर को देख लीजिएगा, ये यहाँ पर आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा नाटक और एकांकी में अंतर ये लिखा है, पहला अंतर ये लिखा गया, दूसरा ये लिखा है, तीसरा अंतर ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो चौथा अंतर ये लिखा है। अब इसके बाद में देखो जीवनी और आत्मकथा में अंतर को देख लो, तो देखो जीवनी और आत्मकथा में पहला अंतर ये लिखा है, दूसरा ये दिया गया, तीसरा चौथा पांचवा, सभी अंतरों को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो आप सब लोग, कहानी और उपन्यास में अंतर। तो देखो कहानी और उपन्यास में अंतर, यहाँ से आप सब लोग इनको अच्छे से याद कर लें, ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो भाषा और बोली में अंतर, तो भाषा और बोली में अंतर आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इनको याद कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। तो देखिएगा पूरा का पूरा अंतर आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा याद कर लीजिएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर यहाँ से याद कर ले आप सब लोग, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बता दिया। अब उसके बाद में देखो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपको मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूरा बताया गया है। उसके बाद में देखो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यहाँ से देख लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर ये लिखा है, तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय वाले अंतर को याद कर ले अच्छे से। अब उसके बाद में देखो विभाषा और बोली में अंतर ये लिखा है, तो विभाषा और बोली के अंतर को यहाँ से आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो बोली और राजभाषा में अंतर, तो देखो बोली और राजभाषा में अंतर यहाँ से आप लोग याद कर लें, ये बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे ये पूछा जाता है, तो यहाँ से आप सब लोग बोली और राजभाषा में अंतर को याद कर लो। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, भाषा एवं विभाषा में अंतर, देखो भाषा और विभाषा में अंतर क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग संदर्भ प्रसंग से व्याख्या भी देख लीजिएगा। देखो ये आपकी कबीर वाले पाठ की है, हम तो एक करी कोहरा साना, तो देखो संदर्भ ऐसे लिखना, आपको प्रसंग इस प्रकार से लिख देना है, और उसके बाद में देखो भावार्थ इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है, ठीक है ना, यहाँ तक का आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो, मेरे तो गिरधर फल होई, तो देखो संदर्भ ऐसे आपको लिखना है, प्रसंग इस प्रकार से लिख देना है, और भावार्थ इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब पद्यांश को यहाँ से देख लीजिएगा, मियाँ नसीरुद्दीन चीज़ होती, तो देखो इसका संदर्भ इस प्रकार से दिया गया है, प्रसंग ऐसे ये लिखा है, और इसकी व्याख्या ये यहाँ पर की गई है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो पंडित अलोपीदीन नाचती है, तो देखो इसका संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो व्याख्या ये यहाँ पर की गई है और विशेष ये लिखा है, तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में देखो आवेदन पत्रों की बात करें, तो आवेदन पत्र एक तो ये वाला, मोहल्ले में गंदगी की सफाई है तो एक आवेदन पत्र, इसको बिल्कुल आप लोग यहाँ से नोट कर लो और अच्छे से पूरा का पूरा याद भी कर लेना इसको। तो देखो मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई है तो आवेदन पत्र यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग पूरा इसको, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो एक ये वाला आवेदन पत्र, मोहल्ले में चोरी की घटना हेतु पुलिस को एक आवेदन पत्र लिखना है, तो देखो इस प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र लिख देना है। यहाँ से आपको लिखना सुभाष नगर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हेतु, और उसके बाद में देखो आवेदन पत्र इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है, और ये ऐसे आपको पूरा इसका लिख कर आना होगा परीक्षाओं में। और उसके बाद में देखो एक और आवेदन पत्र मैं आपको बताता हूँ, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, तो देखो ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये पूरा का पूरा आवेदन पत्र आपको दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो निबंध में अगर देखा जाए तो निबंध पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आप लोग कंप्लीट कर लो, ये पूरा का पूरा पर्यावरण प्रदूषण का निबंध दिया गया है, प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार वाले पॉइंट ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। आगे आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो एक विज्ञान के चमत्कार का निबंध भी आप लोग कंप्लीट कर लो, प्रस्तावना वाला पॉइंट ये दिया गया है यहाँ पर आपको। और उसके बाद में देखो विज्ञान के लाभ वाला पॉइंट ये लिखा है, कृषि के क्षेत्र में पॉइंट ये लिखा है, यातायात के क्षेत्र वाला पॉइंट ये लिखा है, चिकित्सा के क्षेत्र का पॉइंट ये लिखा है, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र वाला पॉइंट ये लिखे गए हैं। तो आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कक्षा 11वीं की पूरी ग्रामर मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ ले और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन तैयार कर ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।